बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे और होमवर्क भी कर रहे होगे। 2 दिन में मैंने आपको मैथमेटिकल पोर्शन करवाया था और अब काफ़ी सारा मैथ्स हो गया, बस उसकी प्रैक्टिस करें, स्पेशली डेरिवेटिव्स की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आज हम थ्योरी साइड का चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 तो कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, नज़रिया रवैया सारिफ। जैसा कि आप सबको पता है कि नज़रिया रवैया सारिफ में जो है वो हमें पता है कि सारिफ या कंज्यूमर किसको कहा जाता है कि डेफ़िनेटली वो बंदा जो कि चीज़ों को तलब करता है, चीज़ों की डिमांड करता है, उसको हम सारिफ कहते हैं। ठीक है। और हम सबको पता है कि हर कंज्यूमर के जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े हैं, आमदनी थोड़ी है, एंड ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी विद इन हिज गिवन रिसोर्सेज। हर कंज्यूमर की कोशिश क्या होती है कि वो अपने महदूद ज़राए में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन का मेयार हासिल कर सके। अब इस सिलसिले में माहिरीन जो है वो 2 तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 तरह के व्यूज़ हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बयान किए जाते हैं। नंबर 1 वो हैं जो कि इकोनॉमिस्ट जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को लेते हैं यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए, और उनके ख़्याल में जो यूटिलिटी अप्रोच है उसको क्या कहा जाता है, उसको कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच ऑफ यूटिलिटी या अफादे की अददी पैमाइश का नज़रिया भी कहा जाता है। और वो माहिरीन जो कि इसको कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच या यूटिलिटी अप्रोच के तहत लेते हैं, उसमें ऑस्ट्रियन जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बानी हैं बाम बात्रिक, फ्रांस के एल वॉलरस और डॉक्टर मार्शल और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो शामिल हैं। दूसरी तरफ आपके पास वो इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जदीद माहिरीन माशिया, जैसे कि प्रोफेसर R.G.D. एलन हैं, प्रोफेसर एजवर्थ हैं, बेरीटो हैं। वो जो अफादे की मेजरमेंट की अप्रोच देते हैं उसको कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच या प्रेफरेंस थेरी अप्रोच। उसको कहा जाता है ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, अफादे की तरतीबी पैमाइश का नज़रिया। तो इसी चैप्टर में हम ये 2 अप्रोचेस पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारी पहली अप्रोच के मतलब है कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच, अफादे की अददी पैमाइश का अंदाज़ फ़िक्र, जो कि मार्शल, बाम बैवरिक, गूसन जीवेंस और वॉलरस जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस अप्रोच को जो है वो प्रेजेंट किया है। और उनका ख्याल है कि यूटिलिटी इज़ ए मेजरेबल कॉन्सेप्ट, यू कैन मेजर द यूटिलिटी एंड यू कैन ऑल्सो ऐड द डिफरेंट यूटिलिटी, यू कैन ऑल्सो ऐड द यूटिलिटीज़ ऑफ द वेरियस आइटम्स। ठीक है ना। तो यानी उनके ख्याल में अफादा जो है वो ऐसी चीज़ है जिसकी पैमाइश भी की जा सकती है और जिसको जमा भी किया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी बुक पे भी एक इक्वेशन भी दी है, U = U1 x1 + U2 x2 एंड सो ऑन, कि U स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी, x1 x2 x3 जो है वो यहाँ पे गुड्स ली गई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और U1 U2 U3 जो है वो उनसे जो डेराइव होने वाली यूटिलिटी है अफादा है वो लिया गया। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में इकनॉमिक्स पढ़ी है उनमें उन्होंने कानून तकलील अफादा मुख्तम और कानून मसावी अफादा मुख्तम पढ़ा होगा, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बेसिकली वही दोनों अप्रोचेज़ हैं जो इकट्ठी हम पढ़ेंगे और इसको कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच कहा जाता है। अब इस यूटिलिटी अप्रोच की अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहले मफरूज़ात दिए हुए हैं। अजम्पशंस में पहली अजम्पशन है जी रैशनल कंज्यूमर। हम सबको पता है कि हमने एज्यूम किया है कि आर कंज्यूमर इज़ वेरी मच वाइज एंड इंटेलिजेंट, हमारा कंज्यूमर बहुत अक्लमंद है, एंड ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी विद इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। वो अपनी महदूद आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब है कि इसमें हमने एज्यूम किया है कि सॉरी, यूटिलिटी इज़ ए मेजरेबल कॉन्सेप्ट एंड वी कैन ऐड द यूटिलिटी। ठीक है, कि अफादे को अदाद की शक्ल में ज़ाहिर किया जा सकता है और हम अफादे को अददी पैमाइश जो है वो उसकी मुमकिन है, यानी उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में 1 2 3 फॉर्म में जो है वो हम उसको लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें एज्यूम किया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट डिक्रीजेस, जो अफादा है मुख्तलिफ अफादा वो कम होता चला जाता है। जब भी हम किसी चीज़ का कांस्टेंट या कंजक्टिव यूज़ करते हैं तो हर नई टर्म जो है वो हमारी पिछली से हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम देती चली जाती है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? डिमिनिशिंग कॉन्सेप्ट है, डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट है, इवन इट कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो। फिर सॉरी, हमने इसमें ज़्यूम किया है टोटल यूटिलिटीज़ एडिटिव। एडिटिव का मतलब है कि जितनी भी अफादे हैं, जितनी भी चीज़ों के अफादे हैं, दे कैन बी एडेड। ठीक है ना, हम मुख्तलिफ चीज़ों के अफादों को जमा कर सकते हैं। फिर इसमें हमने ज़्यूम किया कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि जो मनी है, जो ज़र है,
उसका जो अफादा है वो हमने एज्यूम किया है कि इट रिमेंस कांस्टेंट, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। आमदनी का अफादा जो है, ज़र का जो अफादा है सॉरी, उसमें कोई तब्दीली, वेदर इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, मनी की जो यूटिलिटी है वो चेंज नहीं होती। और लास्ट हमने इसमें ज्यूम किया डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, कि हमने फ़र्ज किया है कि द गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स और इनटू स्मॉलर यूनिट्स सो दैट द कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन डिफरेंट वेज। ठीक है ना, कि अशिया को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है ताकि आपका जो कंज्यूमर है उसको इस्तेमाल में ला सके। अब इस थ्योरी को अगर हम एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत करें, तो देखें हमें पता चलता है कि जब भी हम में से कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बाज़ार ख़रीदने में जब भी हम कोई चीज़ जाते हैं तो ना सिर्फ हम उस चीज़ को प्राइस को देखते हैं, बट वी ऑल्सो सी द यूटिलिटी फ्रॉम दैट गुड। हम ये भी देखते हैं कि उस चीज़ से हमें कितना अफादा हासिल हो सकता है, और हम उस वक्त तक उस चीज़ को ख़रीदते चले जाते हैं जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू प्राइस लेवल। जहाँ हमें लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज़्यादा है, वहाँ पर हम उस चीज़ को परचेज़ नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइस तो हम सबको पता है क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, अफादा क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है बच्चों द इनर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी गुड विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, किसी भी चीज़ की वो खूबी या वस्फ जो कि इंसानी हाजत की तस्कीन करे, उसको हम जो है यानी पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, उसको हम अफादा कहते हैं। मसलन पानी में ये यूटिलिटी है कि वो प्यास बुझाता है, रोटी में ये खूबी है कि वो भूख के काम मिटाने के काम आती है, पेन में खूबी है कि इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। ठीक है ना, तो यूटिलिटी का मतलब जो है वो यूज़फुलनेस नहीं है, फ़ायदा मंदी नहीं है। यूटिलिटी का मतलब है कि किसी भी चीज़ की वो खूबी, किसी भी चीज़ की खूबी, ठीक है ना, यानी उसकी खासियत कि जिससे आपकी ह्यूमन जो है नेचर है, जो ह्यूमन नीड है, उसको सेटिस्फाई किया जा सके, इट इज़ नोन एज यूटिलिटी। इसी में ही आपकी बुक में ही फिर मैंने जैसे बताया इसके अंदर 2 लॉज हैं इकट्ठे, एक थोड़ा है और एक ज़रा ज़्यादा है। उसमें लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है, जिसको कानून तकलील अफ़ाद मुख्ततिम कहा जाता है, जो कि प्रोफेसर मार्शल का लॉ है। और कानून तकलील अफ़ाद मुख्ततिम में हम क्या कहते हैं कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेंस द सेम, अगर दीगर हालात बदस्तूर हैं, then marginal utility gets smaller and smaller the more units of a commodity a person has, कि जब भी हम किसी चीज़ की जितनी इकाइयाँ इस्तेमाल करते चले जाते हैं, उनसे हासिल होने वाला जो मुख्तलिफ मफादा है वो गिरता चला जाता है। यानी हमारे कंज्यूमर की कोशिश होती है कि जब भी हम देखें कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो जैसे हमें बहुत भूख लगी है, हमने एप्पल खाया, पहला एप्पल खाया तो हमारी काफ़ी सारी भूख ख़त्म हो गई, हमने दूसरा एप्पल खाया तो जो थोड़ी बहुत बची हुई भूख थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि फर्स्ट एप्पल हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेकंड एप्पल कम दे रहा है, और अगर थर्ड एप्पल खाएंगे तो वो सबसे कम देगा। सेम विद दी थर्स्ट, अगर आपको प्यास लगी है, आपके पास जग है ठंडे पानी का, जो सबसे पहला पानी का ग्लास है, इट विल गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू यू, उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सेकंड ग्लास उससे कम सेटिस्फेक्शन देगा, और अगर फिर भी आपकी नीड है तो थर्ड ग्लास भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन वो सबसे कम आपको सेटिस्फेक्शन देगा। इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू कंजेक्टिवली यूज़ ए प्रोडक्ट, आप किसी चीज़ का अगर लगातार मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाएंगे, द एवरी नेक्स्ट यूनिट विल गिव यू द लेस मार्जिनल यूटिलिटी दैन द प्रीवियस वन। तो हर जो अगली इकाई है उसका जो मुख्तलिफ मफादा है वो पिछली इकाई से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए हमने इस तरह मफरूज़े में फ़र्ज़ भी किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इट इज़ ए डिमिनिशिंग कॉन्सेप्ट, यानी ये गिरने का रुझान रखता है। फिर उसी में हमारे पास बेटे आ जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों लॉज जो है वो मिलते जुलते लॉज हैं, इसलिए इन दोनों को कार्डिनल अप्रोच में लिखा जाता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे कानून मसावी अफ़ाद मुख्ततिम भी कहा जाता है। अब द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट वन गुड, हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि इफ़ यू कंजेक्टिवली यूज़ ए प्रोडक्ट, हम किसी चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। जबकि हम सबको पता है कि वी लिव इन मल्टी कमोडिटी वर्ल्ड। मल्टी कमोडिटी वर्ड का क्या मतलब है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, हम एक चीज़ नहीं ख़रीदते, मोर देन वन गुड्स ख़रीदते हैं। तो देन व्हाट विल हैपन,
तो तब हमारा कानून क्या होगा? तो उसके लिए जो कानून दिया गया है, इट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप सबकी बुक्स में दिए हुए भी होंगे, कॉलम्स भी दिए हुए हैं, ग्राफ्स भी दिए हुए हैं। मैंने जस्ट पिक्चर्स ही खींची हैं बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अब उसमें हम मल्टी कमोडिटी वर्ड तो डेफिनेटली अब उसके लिए ज़रूरी नहीं हमको 15 कॉलम बना लें, 2 कॉलम्स भी बनाएंगे तो वो मल्टी कमोडिटी में आ जाएगा, यानी मोर देन वन इज़ मल्टी कमोडिटी, कि हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो उस सिलसिले में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अब उस सिलसिले में रवैये के लिए ये एक टेबल दिया हुआ है, मैंने उर्दू की बुक से किया है इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन इंग्लिश में भी यही है। पहला लिखा होगा मनी यूनिट्स, दर की इकाइयाँ, जो कि 5 दी हुई हैं। दूसरा लिखा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर, आटे का अफादा। तीसरा होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑयल या घी का मुख्तलिफ अफादा। अब आप नोट करें कि दोनों कॉलम्स में, जैसा कि मैंने कहा, वो पहला कानून इसलिए बताना ज़रूरी था कि एक चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती जाती है, जो हम इकाइयाँ यूनिट्स इंक्रीज़ करते हैं, मैंने भी बताया, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो दोनों कॉलम्स में आपने ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, फॉल होती चली जाएगी। अब पहला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर है, आटे का मुख्तलिफ मफादा है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने वैल्यूज़ लिए हैं 24, 20, 16, 12 एंड 8, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, फॉल होती जा रही है। और घी का फायदे में भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी क्या करनी है, फॉल होती जा रही है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वैल्यूज़ जो हैं वो मिलती जुलती नहीं, मीन्स कि जैसे पहली वैल्यू अगर 24 से स्टार्ट की है तो सेकंड कॉलम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वैल्यू, इसलिए क्योंकि हमने इनको इक्वेट भी कहीं करना है। ये नहीं कि एक हंड्रेड्स में जा रही है, एक थाउजेंड्स में जा रही है, ताकि वो इक्वेट ही ना हो सके। हमने इक्वेट भी करना है किसी पॉइंट पर जाके, उनको इक्विलिब्रियम भी शो करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वैल्यूज़ ऐसी लें, होंगी डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही, और कोशिश करें 2 या 4 के डिफरेंस से लें ताकि ग्राफ अच्छा बन सके। लेकिन इसमें अगर पहली वैल्यूज़ आपने ये ली हैं तो दूसरा कॉलम आप 20 से शुरू करें। देखिए नज़र आ रहा है आप सबको कि अगर हम 20 से शुरू करेंगे तो ये देखिए 20 से शुरू किया तो ये आ गया 20, दूसरा 16, तीसरा 12, चौथा 8 और 8 के बाद 4 आ गया। अब अगर हमारा कंज्यूमर 5 के 5 रुपये आटे पे खर्च करेगा तो टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है बच्चों, ये आ रही है 80। और अगर हमारा कंज्यूमर 5 के 5 रुपये घी पे खर्च करेगा तो टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है, 60 आ रही है। बट हमें पता है कि आवर कंज्यूमर इज़ अ रैशनल कंज्यूमर एंड ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। वो अपने फ़ायदे को ज़्यादा करना चाहता है, तो ही वांट्स टू बाय बोथ ऑफ गुड्स। वो दोनों चीज़ों को जो है वो ख़रीदना चाहता है, तो वो दोनों चीज़ों को इस तरह ख़रीदेगा, इस तरीके से ख़रीदेगा कि हर चीज़ से जो यूटिलिटी हासिल हो रही है, द लास्ट यूनिट परचेज, the marginal utility of last unit purchase should be equal to each other। ठीक है ना, कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसका मैक्सिमम यूटिलिटी कब हासिल होगी, कि जो वो हर चीज़ का लास्ट यूनिट परचेज करेगा, आखिरी इकाई खरीदेगा, वो तमाम चीज़ों के लास्ट यूनिट शुड बी इक्वल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइसेस का जिक्र नहीं है, दैट मीन्स कि हमने फ़र्ज़ किया है, ज़्यूम किया है कि आटे और घी की कीमतें सेम हैं, तो डेफिनेटली डिवाइडेड बाई पी तो सेम ही होगा, इसलिए उसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। यहाँ हम सिर्फ देखेंगे कि लास्ट यूनिट परचेज की यूटिलिटी सेम हो। अब फ़र्ज़ करो वो 1 रुपये का आटा लेता है तो उसकी यूटिलिटी कितनी आ रही है, 24 आ रही है। बाकी उसके पास बचे 4 रुपये, 5 है ना कुल, 4 रुपये। 4 रुपये के वो क्या ख़रीद रहा है, घी ख़रीद रहा है। तो 1 2 3 4, 4 रुपये का घी की लास्ट यूनिट क्या आ रही है, 8 आ रही है। 8 इज़ नॉट इक्वल टू 24। इसका मतलब है वो ये कॉम्बिनेशन नहीं लेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर ले तो 2 रुपये अगर आटे पे खर्च करे तो उसके पास कितनी यूनिट्स आ रही हैं, 20। और 3 रुपये जो बच जाएंगे वो अगर घी पे खर्च करे तो उसके पास कितनी यूनिट्स आ रही हैं, 12। तो 20 और 12 भी इक्वल नहीं है, इसलिए वो ये कॉम्बिनेशन भी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है कि वो 3 रुपये आटे पे खर्च करे और 2 रुपये घी पे खर्च करे। अब 3 रुपये आटे पे खर्च करेगा तो 1 2 3 क्या यूटिलिटी आएगी उसकी, 16। और 2 रुपये घी पे खर्च करेगा तो 1 2 क्या यूटिलिटी आएगी, 16। इसका मतलब है 16 इज़ इक्वल टू 16, यानी ये लास्ट जो दोनों की यूनिट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अगला ऑप्शन भी हम करके देख लेते हैं कि अगर 4 रुपये आटे पे खर्च करें तो क्या आएगा, 12। और 1 रुपया जो बच गया, क्योंकि कुल 5 रुपये है ना, वो घी पे खर्च करे तो क्या आएगा, 20। वो भी बराबर नहीं है, और पाँचों के 5 रुपये तो वो आटे पे खर्च करेगा नहीं। सो वी आर हैविंग ओनली वन कॉम्बिनेशन जिसमें हमें पता चलता है कि इफ़ ही विल स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन आटा एंड 2 रुपीज़ ऑन घी, 3 रुपये वो आटे पे खर्च करे और 2 रुपये घी पे खर्च करेगा, तो ही विल गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी, और उसका अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होगी, आटा का अफादा या फ्लोर का अफादा कितना हो जाएगा, 24 + 20 + 16 विच इज़ इक्वल टू 24 + 20 + 16 20 20 40 50 एंड 60। इसकी यूटिलिटी 60 हो जाएगी और 2 चीज़ें यहाँ खर्च करेगा, 20 + 16 36। तो 60 + 36 कितना हो जाएगा, 96, यानी उसकी टोटल यूटिलिटी भी
ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उसकी इंडिविजुअल यूटिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसी को उसने ग्राफ की शक्ल में भी ज़ाहिर किया है, ठीक है ना। यहाँ मनी यूनिट्स ले लिए हैं 5 तक 6 7 तक, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज़ ले लिए हैं। पहले आपने जो आटे वाला कॉलम है बच्चों उसको ड्रॉ कर लेना है, और फिर उसके बाद घी वाला जो कॉलम है उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। दोनों कॉलम्स को बारी बारी ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें जो सही वाला कॉम्बिनेशन है, यही जो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो क्या है कि 3 रुपीज़ वो आटे पर खर्च कर रहा है और 2 रुपये घी पे खर्च कर रहा है। 3 रुपये आटे पे खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली ये देखें, ये 3 रुपये से ये सी आ रहा है आपके पास नज़र आ रहा है, और 2 रुपये घी पे खर्च कर रहा है तो 2 रुपये घी की, देखें आटे की ऊपर वाली लाइन है, घी की नीचे वाली है, ठीक है ना। जब आप ड्रॉ करेंगे आपको पता चल जाएगा 2 रुपये घी पे कर रहा है तो ये ए आ रहा है, यानी ये जो ये आपके पास आ रहा है, ये जो मैंने रेड लाइन्स लगाई हैं, ये उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ABCD, ये आप सबको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो आगे लाइनें ब्लैक में लगी हुई हैं, ये क्या कॉम्बिनेशन है जो बुक में है, ये उन्होंने एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन भी शो कर दिया है। अब रॉन्ग कॉम्बिनेशन उन्होंने कौन सा वाला शो कर दिया है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन उसने ये शो किया है कि अगर वो जो मैंने आपको इतने कॉम्बिनेशन बताए थे कि अगर वो आटे पे 3 की जगह 4 यूनिट्स यूज़ करता है, फ्लोर पे 4 यूनिट्स यूज़ करता है, तो उसकी यूनिट कितना आएगा, वो 12 पे जाएगा। अपने उस टेबल में देखें ना, वो 4 अगर यूनिट्स यूज़ करता है, मैं बैक पे फिर देख लेती हूँ, ये देखो 4 यूनिट्स आटे पे यूज़ करेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और 1 यूनिट घी पे यूज़ करेगा तो 20 आएगा, यानी घी 20 पे आएगा और आटा 12 पे आएगा। अब यहाँ फिर देखो, ये घी पे 20 आएगा, 20 आएगा। अब ये ऊपर वाला आटा है तो 4 यूनिट्स, ये आ गया आपका 12, ये देखो, ठीक है। और 1 यूनिट घी का यूज़ हुआ, नीचे वाली लाइन घी की है, ये आपका आ गया 20, ठीक है ना। ये गलत ड्रॉ कर दिया। अब वो बताना ये चाह रहा है कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों है जो रेड में मैंने किया है, बिकॉज देखो जितना आपको पता है आगे की तरफ इजाफा इंक्रीज़ होता है, पीछे की तरफ ये डिक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ है, ठीक है। अब वो बताना ये चाह रहा है कि जो इंक्रीज़ है उसका कॉलम ये छोटा है, ये देखो ना, ये C ये इंक्रीज़ शो कर रहा है, और जो डिक्रीज़ शो कर रहा है वो A शो कर रहा है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि जो C है, इट इज़ ग्रेटर देन A लेस देन A, ठीक है ना, कि ये वाला कॉलम छोटा है और ये वाला कॉलम बड़ा है। दैट मीन्स कि इंक्रीज़ इज़ लेस देन डिक्रीज़, यानी इजाफा थोड़ा हो रहा है और कमी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक कॉम्बिनेशन वही है जो हमने पहले बताया था कि 3 रुपये वो आटे पे खर्च करेगा और 2 रुपये जो है वो घी पे खर्च कर देगा। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी दिया है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ाहिर बात है कंज्यूमर जो है वो हमेशा दिमाग में, जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी मार्केट जाते हैं तो वी विल कीप इन आवर माइंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है ना। हम कीमत भी देखते हैं और उस चीज़ से हासिल होने वाला अफादा भी देखते हैं, और हम उस वक्त तक चीज़ को ख़रीदते हैं जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन और एट लीस्ट इक्वल टू प्राइस। अब उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास, जो मैंने अभी ज़बानी बताया था, वो फार्मूला भी लिखा हुआ आता है कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आपकी बुक्स में भी लिखा होगा, MUA/PA इज़ इक्वल टू MUB/PB एंड सो ऑन। अब इसमें MU जो है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, मुख्तलिफ मफादा। ABCD क्या है, दे आर डिफरेंट गुड्स, मुख्तलिफ अशियाँ हैं। और P क्या है, P स्टैंड्स फॉर प्राइस। अब इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना। यही चीज़ थी, वो 16 और 16 जो बराबर किए थे, क्योंकि उसमें हमने एज्यूम किया था कि आटे और घी की कीमतें सेम है, तो कीमतें जो भी सेम है वो नीचे तो सेम ही रहनी थी, ऊपर हमने 16 को 16 से इक्वेट कर दिया। अब अगर हमें पता है कि हर दफ़ा कीमतें सेम नहीं होती, व्हाट हैपन्स इफ़ प्राइसेस आर डिफरेंट, अगर कीमतें डिफरेंट हों तो फिर क्या रूल अपनाया जाएगा, उसके लिए टेबल दिया हुआ है। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है बेटे। पहले क्वांटिटीज़ दी हुई हैं केजीज़ में 5 तक, इंग्लिश में भी दी हुई हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो, आम का फ़ायदा है, एप्रिकॉट खुबानी का फ़ायदा है, और मेलन खरबूजे का फ़ायदा दिया हुआ है। डेफिनेटली मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं तो डिक्रीज़ ही होंगी, ये याद रखें। पहला कॉलम आपने जो बनाया है यहाँ पे वो 32 से बनाया है, दूसरा कॉलम हमने 20 से लेकर शुरू किया और तीसरा 14 से डिक्रीज़ किया, ठीक है ना। ये कॉलम्स आप ज़रा जहन में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइसेस डिफरेंट हमने एज्यूम किए हैं, प्राइसेस जो हैं वो सेम नहीं हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि हमारी जो कीमतें हैं वो कितनी हैं। यहाँ पे हमने जनाब फ़र्ज़ किया है कि जो आम की कीमत है वो कितनी है, मैंगो की 6 रुपीज़ पर केजी। जो खुबानी एप्रिकॉट है उसकी कीमत कितनी है, 4 रुपये पर केजी, और जो मेलन है उसकी कीमत है 2 रुपये पर केजी, ठीक है। इसकी कीमत है 6 रुपये पर केजी,
इसकी कीमत है 4 रुपये पर केजी और इसकी कीमत है 2 रुपये पर केजी। अब आपको पता है फार्मूला है MUA/PA। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं ये केजीज़ में नहीं है, तो मुख्तलिफ मफादे हैं ना, ये तो 32 क्या है, किलो है, मन है, ये हमें नहीं पता। अब हमने रुपये के इक्वल इसको जब करना है, प्राइस के इक्वल करना है, तो डेफिनेटली यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 1 किलो बराबर है 1 रुपये, या मैं कह दूं कि 1 किलो बराबर है 1 लीटर। कैसे पता चलता है? मैं दोनों की प्राइसेस को देखती हूँ तो इक्वेट करूँगी कि हाँ जी बराबर है या नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ हमने फ़र्ज़ किया है कि द यूनिट ऑफ 1 मनी इज़ इक्वल टू 4। जो 1 रुपये का अफादा है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। यानी हम जो रुपए हैं उनको अफादों में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हम अफादे को रुपए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अफादा जो है उसकी क्या यूनिट है वो हमें नहीं पता। वी कैन नॉट कन्वर्ट इट टू द रुपीज़। लेकिन रुपीज़ का हमें पता है कि रुपए की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, ज़र की इकाई रुपया है। तो वी कैन कन्वर्ट द रुपी इनटू यूटिलिटी एज्यूम करके। तो हमने एज्यूम किया है कि ज़र की एक इकाई का यानी 1 रुपये का जो अफादा है वो क्या है? 4 के बराबर है। 4 खाली, 4 रुपये के नहीं, बस 4 के बराबर है। यानी 1 यूनिट ऑफ मनी इज़ इक्वल टू 4। अब जब 1 यूनिट ऑफ मनी 4 के इक्वल है तो आम कितने रुपये का है? 6 रुपये का है। तो आम का फ़ायदा कितना हो जाएगा आम की प्राइस का? 6 4 ज़र 24। यानी आम का फ़ायदा कितना हो गया? 24 हो गया। इसी तरह 4 4 ज़र 16 हो गया। यानी इक्वेट करने के लिए हम ये वैल्यूज़ लेंगे और 4 2 ज़र 8 हो गया। ठीक है ना? अब आपने इनको इक्वेट करना है। अब पहला वाली का वैल्यू देखो ना, कीमत है 6 रुपये। 6 रुपये तो कॉलम में कहीं भी नहीं है। 6 रुपये को, ये है अफादा, 6 रुपये को कन्वर्ट किस में किया? फिर बता रही हूँ, अफादे में कन्वर्ट किया। हमने फ़र्ज़ किया 1 रुपये का अफादा है 4। तो 1 रुपये का अफादा जब 4 है तो आम की कीमत है 6 रुपये। तो 6 रुपये का अफादा कितना होगा? 6 रुपये का अफादा जो है वो 24 के बराबर होगा। तो हम आम ये देखो कितने ख़रीदेंगे? ये 24 बराबर है 24। जब तक कि आम का अफादा और उसकी कीमत का अफादा 24 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। इसी तरह से खुबानी की कीमत जो है वो 4 रुपये थी, लेकिन 1 रुपये का फ़ायदा कितना था? 4। तो 4 रुपये के हिसाब से कीमत का फ़ायदा कितना बना? 16। तो ये 16 बराबर है 16। हम कह रहे हैं ना MU इज़ इक्वल टू PA। तो फिर तीसरा खरबूजा 2 रुपये के बराबर था। 2 रुपये के बराबर जब था खरबूजा तो हमारे पास कीमत कितनी थी उसकी? 1 रुपये का फ़ायदा 4 था, तो कीमत का फ़ायदा कितना बना? 8। तो ये 8 तक चीज़ ख़रीद लेंगे। ठीक है ना? यानी हम तीनों को इक्वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के बराबर है। अब यहीं पे हमने, आप देखो, फार्मूला दिया हुआ है। यानी आम हम कितने ख़रीद रहे हैं? आम की कितनी? अब ये फार्मूले में अगर आप लगाओ, फार्मूला क्या है? MUA/PA। MUA आप यानी आम जो है उसकी कितनी यूनिट्स ख़रीद रही हैं? 1 2 और 3, 24 तक ख़रीद रही हैं। तो MUA कितना आ रहा है आपके पास? 24 डिवाइडेड बाई PA। अब असल कीमत लिखनी है। असल कीमत आम की कितनी थी? 6 इज़ इक्वल टू MUB/PB। MUB कितनी ख़रीद रही हैं आप? 16, और उसकी कीमत आपके पास कितनी है? 4 इज़ इक्वल टू MUC/CA। तीसरी कितनी चीज़ ख़रीद रही हैं? 8, और इसकी असल कीमत कितनी है? 2। अब इनको डिवाइड करें तो क्या होगा? ये भी 4 के इक्वल है, ये भी 4 के इक्वल है, और ये भी 4 के इक्वल है। यानी हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, उसमें किसी किस्म का भी जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे कमी बेशी नहीं है। ठीक है बच्चों? आगे इसका मैथमेटिकल प्रूफ है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। देन कम्स द लिमिटेशंस को एक थ्रू कर लेते हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? हदूद। हदूद में पहली चीज़ वही बात, खामियाँ जिसको आप कह सकती हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। अफादा जो है वो जहनी कैफियत का नाम है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस दैट वी कैन कैलकुलेट इट इन न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स के हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो इसकी पैमाइश कर सके। फिर दूसरी चीज़ इसमें अज्यूम की है हमने, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि जो वो चीज़ ख़रीद रहा है उससे उसे कितनी यूटिलिटी हासिल हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर समटाइम्स कंज्यूमर इज़ अनएबल टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। यानी देखो ना, हम दुकान पे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वाकई इस चीज़ की इतनी कीमत है। हम ज़्यादा महंगी चीज़ भी बाज़ दफ़ा ख़रीद लेते हैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से। दैट मीन्स कि वी आर हैविंग द लेस यूटिलिटी। फिर नो फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड। नो फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना? यानी उनका ड्यूरेशन पीरियड जो है, ड्यूरेबिलिटी पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है।
बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं 10 साल यूटिलिटी देगी, वो 5 साल में ख़राब हो जाती है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हम लेते हैं 5 साल बाद ख़राब होगी, वो 15 साल चल जाती है। तो इस वजह से भी हमारी यूटिलिटी ज़्यादा कम हो सकती है। फिर नो रैशनल एंड कॉन्शियस कैलकुलेशन। नो रैशनल एंड कॉन्शियस कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करती हैं, हमारी ट्रेडिशंस पर डिपेंड करती हैं, यानी उनसे हमें यूटिलिटी या फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा होता, लेकिन वो हम हैबिट्स की वजह से अपनी जो है चीज़ों को इस्तेमाल करते जाते हैं। फिर इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स क्या है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ों को छोटी छोटी इकाइयों में जो है वह तकसीम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसको हम इंडिविजिबिलिटी उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड वी कैन नॉट डिवाइड द गुड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। लाइक अगर हमने काव लेनी है तो काव, यू कैन नॉट डिवाइड द काव, यू विल हैव द होल काव, ठीक है ना। उसको छोटी यूनिट्स में जब डिवाइड नहीं करेंगे तो उसको हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। फिर इफेक्ट्स ऑफ पब्लिसिटी। बाज़ दफ़ा होता है कि किसी भी ब्रांड के जो पब्लिसिटी के इश्तिहारबाजी के इफेक्ट्स हैं, इट विल ऑल्सो मेक द कंज्यूमर को इस बात पे मजबूर करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो चीज़ों को ख़रीद ले। आप देखते हो कि टीवी पे किसी चीज़ का बहुत कैची ऐड आता है, बहुत अच्छा ऐड आता है, तो आप जो है वो उसको कोशिश करते हो कि उस चीज़ को जो है वो ख़रीदना शुरू कर दो। तो उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं होता वो चीज़ आपको यूटिलिटी भी दे। जब ख़रीद लेते हो तो पता चलता है कि हो इस चीज़ ने तो इतनी यूटिलिटी दी ही नहीं थी। तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा हम गलत चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी सबसे पहली बात यह है कि इट्स एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस। पब्लिक फ़ाइनेंस क्या होता है कि ये आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वज़ीर ख़ज़ाना है, जो कि आपके मुल्क का बजट बनाता है, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ ही कैन लीव इट द टैक्स ऑन द इन विच मैनर, कि वो किस तरह से टैक्स को लगा सकता है, सो दैट द एवरी टैक्स पेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो फ़ायदा हो सके। फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को कैसे गाइडलाइन देता है कि कंज्यूमर को, जैसे हमने पहले बताया कि गाइडलाइन देता है कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी यूटिलिटी को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी लिमिटेड इनकम में रहते हुए। इट गाइड्स इन प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? आमलीन पैदाइश। आमलीन पैदाइश आप सबको पता है कि नेशनल इनकम जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड डेफिनेटली नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जो है वो जब नेशनल इनकम उन्हीं में डिवाइड की जाती है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको उनका मुआवजा किस हिसाब से दिया जाता है वो भी इस कानून पे बेस करता है। इट ऑल्सो गिव्स प्रोवाइड लाइन टू द प्रोड्यूसर्स। ये आपके प्रोड्यूसर्स को भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? आजिर, जिनका मकसद क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ दे कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये प्रोड्यूसर्स को भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने में जो है वो तलकीन करता है कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमारे यहाँ पे जो है वो लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला कल नए लेक्चर के साथ परसों आएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।